A how to deal with the practical subject is forever. हम सभी चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें और अपना एक अच्छा एग्रीगेट बना सकें। तो उसी के लिए आज मैं आपके साथ 6 ऐसे हैक्स शेयर करने वाला हूं जिनको अप्लाई करके आप अपना एग्रीगेट टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के थ्रू अच्छा कर सकते हैं। पहले हमारे पास है कट द क्रैप। अब इसमें क्या है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिकल पेपर को लेकर यही अप्रोच रहती है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा ही हमारे मार्क्स आएंगे। इसलिए हम यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके दुनिया भर के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच 10th 12th क्लास तक तो ठीक थी, बट एट प्रोफेशनल लेवल ना। वाई सो? क्योंकि पहले हमारे पास एग्जाम डे से पहले 8-10 दिन की छुट्टी हो जाती थी, बट एट प्रोफेशनल लेवल इट इज़ रिड्यूस टू ओनली 1 or 2। और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम पीछे एक साल की सारी महाभारत को उस 30-40 आवर में सोल्व कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ। पर एग्जाम में हम वही क्वेश्चन वोमिट कर पाते हैं जो हमने उस क्रूशियल आवर्स में उन प्रिपरेटरी लीव्स में तैयार करे होते हैं। तो भाई अब सॉल्यूशन क्या है? क्या हम प्रैक्टिस करना ही छोड़ दें? अरे नहीं नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है, बट कैसे? लेट मी टेल यू। करो ये कि रिपीटेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन पे आप आर मार्क कर दो, ताकि फाइनल रिवीजन के टाइम पे आप एक जैसे क्वेश्चन को बार बार करके अपना टाइम वेस्ट ना करो। इससे क्या होगा, इससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर पाएंगे, अपना टाइम सेव कर पाएंगे। और हम एज अ स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि उस लास्ट क्रूशियल आवर में हमारे पास सबका यही होता है कि यार आधा घंटा और मिल जाता ना रिवाइज करने के लिए, तो मैं वो भी पढ़ लेता, तो मैं वो भी पढ़ लेता। क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन पूरे साल की पढ़ाई का होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन लास्ट के इन डेज की रिवीजन का होता है। अब आप ये कहोगे कि रिपीटेटिव क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा 5% होंगे, 100 में से 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो इससे हम कितना ही टाइम सेव कर लेंगे। वेरी ट्रू। सो लेट्स चेक दिस आउट। नेक्स्ट मेथड, हमारा नेक्स्ट मेथड है हाईलाइटिंग। इसमें आपको हर एक कैटेगरी का होलसम क्वेश्चन ढूंढना है। होलसम क्वेश्चन क्या होता है भैया? होलसम क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे पॉइंट कवर करता है, जो मैक्सिमम पॉइंट कवर करता है। देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि हर कैटेगरी के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग अलग हों। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट अलग होते हैं, बट बाकी पॉइंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट पॉइंट को, जो स्पेशल क्वेश्चंस के पॉइंट्स डिफरेंट हैं, उनको आप हाईलाइट कर लो। और एग्जाम टाइम में पहले तो होलसम क्वेश्चन, जो आपने एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर होते हैं, आप उसको पूरा सोल्व कर लो। और बचे हुए बाकी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उनको रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता एग्जाम टाइम में। अब आप ये कहोगे कि ये सही है, अब हम एग्जाम टाइम में सब सारे से सारे क्वेश्चन कर लेंगे खुद हाथ से सोल्व करके, अब तो टाइम भी सेव हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद हाथ से सोल्व करोगे उतना ही अच्छा है। मैं खुद 10th क्लास में मैथ के पेपर में अपनी बुक के सारे क्वेश्चन सोल्व करके गया था, बट उस टाइम ना मेरे पास एग्जाम डे से पहले 9 डेज की प्रिपरेटरी लीव थी। और अब प्रोफेशनल लेवल पे मेरे पास सिर्फ 1 या 1.5 दिन की लीव होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स होते हैं मेरे पास। अब सारे क्वेश्चन को ना हाथ से सोल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो करें क्या? तो उसके लिए हमारे पास मेथड है डिवाइड एंड रूल। उनमें से हमें ये ढूंढना है कि जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करता है उसको आप ए कैटेगरी में डाल दो। होलसम क्वेश्चन भी इस कैटेगरी में आते हैं। जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करता है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको ए कैटेगरी में डाल दो। अब ए कैटेगरी का क्या सीन है? एक कैटेगरी का सीन ये है कि आप एक कैटेगरी को एग्जाम से पहले खुद अपने हाथ से सोल्व करके जाओगे, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल फ्रेश मेमोरी में आपका वो रहेगा। इस कैटेगरी में आपको कम से कम क्वेश्चन रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप वो हैं जो एग्जाम में सोल्व करने वाले हो, एग्जाम से पहले, एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले। इस कैटेगरी में जितने कम से कम क्वेश्चन होंगे आपके लिए एग्जाम डे में, एग्जाम डे से पहले प्रिपरेटरी लीव में उतना ही वर्क हेक्टिक कम होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसमें कोई क्वेश्चन डालो ही मत। इस कैटेगरी में आप 25 to 40% क्वेश्चन अपने रख सकते हो, वो बहुत हैं, आप उनको सोल्व कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ
ऐसा होंगे जो यूनिक है पर रिपीट नहीं है या फिर इजी है। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे होंगे जो यूनिक तो हैं पर बहुत ही इजी हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो आप उनको सी कैटेगरी में डाल सकते हो। अब ये कौन सी कैटेगरी है? अब ये कैटेगरी वो है जो क्वेश्चन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन इजी तो हैं और आपको आते भी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इनको सी कैटेगरी में डाल सकते हो। इन क्वेश्चन का क्या करना है, इन क्वेश्चन को मैं एग्जाम से पहले देखना ही नहीं है। मतलब एग्जाम से 2-3 महीने पहले जब आप इनको एक बार सोल्व कर लोगे तब देख लोगे, बस उतना बहुत है इन क्वेश्चंस के लिए। इनको एग्जाम में हम अपने क्रूशियल आवर इन पे वेस्ट नहीं करेंगे। अब बची बी कैटेगरी। बी कैटेगरी यानी कॉमर्स वाले बच्चे। साइंस वे लेंगे नहीं, आर्ट्स, साइंस उनसे होगी नहीं, आर्ट्स वे लेंगे नहीं, तो बची क्या? कॉमर्स, यानी कि कैटेगरी बी। इसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो ना मुश्किल है कि ए कैटेगरी में जाएं पर ना इतने ईजी है कि आप उनको सी कैटेगरी में डाल के एग्जाम के लिए छोड़ ही दो, तो उनको आप डाल दोगे बी कैटेगरी में। यानी कि ये क्वेश्चन वो है जो आपको हाथ से सोल्व नहीं करने हैं, एग्जाम में जाने से पहले, एक बार एग्जाम डे से पहले प्रिपरेटरी लीव में आप इनको एक बार गो थ्रू कर लोगे, ऊपर ऊपर से देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। हाथ से ये वाले सोल्व करने हैं, इनको आप ऊपर से देख लोगे और सी वालों को आप बेशक से छोड़ देना अगर टाइम कम हो तो। उससे क्या होगा, सी वाले इजी तो सही, वो तो आप वैसे ही कर लोगे बिना रिविजन के। इसलिए तो इस पॉइंट के साथ हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। पॉइंट है कंसेप्चुअलाइज एंड समराइज। बाय दिस आई डोंट मीन कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझो, वो तो करना ही है भाई प्रैक्टिकल पेपर में, बट यू हैव टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल नोट्स, कॉन्सेप्चुअल रजिस्टर, ताकि हर बार कोई भी टॉपिक रिवाइज करने से पहले आप उस टॉपिक को पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लो एक बार। उस कॉन्सेप्ट नोट्स में आप टॉपिक की कॉन्सेप्ट की समरी को अपनी थिंकिंग लैंग्वेज में लिख लोगे। थिंकिंग लैंग्वेज यानी जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो उसमें लिख सकते हो। अब ध्यान क्या रखना है इस पॉइंट को कि ये जो पॉइंट है ये आप एग्जाम डे में या फिर एग्जाम डे से पहले जो क्रूशियल आवर्स होते हैं, जो रिवीजन आवर्स होते हैं, उसमें इस पॉइंट को अप्लाई नहीं करना है। हाँ सही सुना, उस टाइम में इस पॉइंट को अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। अब कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि ये जो है ये आप टाइम कंज्यूमिंग है और इससे आपको डायरेक्टली कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसको प्रिपेयर करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, इसको रिवाइज करने से फायदा मिलेगा। और एग्जाम टाइम में आपके पास इतना ही टाइम होता है कि आप सिर्फ उसको गो थ्रू कर पाओ। तो ये आपको कब करना है? ये जब आप नॉर्मल रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो एग्जाम से 2-3 महीने पहले, या जब आप क्लासेस ले रहे हो अपनी, तब बना लो इसको, ताकि एग्जाम टाइम में आप इसको यूज कर सको। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि डोंट गो फॉर योर फ्रेंड्स और टीचर्स नोट। इसमें क्या करो, आप टीचर के या फ्रेंड के मत करो। कई केसेस में आपका टीचर अच्छे नोट बनवा देता है, आई एग्री, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मल्टीपल व्यू पर्सपेक्टिव से उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट आपके लिए पॉइंट मुश्किल है तो आप तो उसको नोट डाउन कर लोगे, कोई और करेगा नहीं। तो आप अगर उनके नोट को रेफर करोगे तो आपको पॉइंट छूट जाएगा। तो इसलिए आई सजेस्ट कि ये आप खुद तैयार करो अपना। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट जो है मॉक नॉक। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ये बहुत सुनने में आता है कि यार आता तो सब कुछ था पर टाइम पे कुछ याद नहीं आया, पेपर छूट गया मेरा तो। अब भाई पेपर तो लेंथी आएगा ही, सो डोंट क्रिप फॉर इट, टैकल इट। अब क्वेश्चन आएगा हाउ। मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड and it can be done through mock test. Nowadays, even chapter-wise mock test is also available. As a saying, the more you sweat in practice ground, the less you bleed in battleground. So, mock test is just like that. While revision, generally we solve question chapter-wise. तो वो एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट से एकदम अलग होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलते हैं। और जरूरी नहीं कि किसी प्राइवेट कोचिंग का इंस्टीट्यूट का ही आप लो, आप अपने प्रीवियस ईयर को देख सकते हो या फिर इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है वो भी ले सकते हो। बट हाँ, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि सिलेबस कंप्लीट किए बिना मॉक टेस्ट देना बेवकूफी है। हाँ, 70-90% सिलेबस की अगर आप तैयारी कर चुके हो तो यू आर गुड टू गो, तो आप तैयारी कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू साथ साथ। नाउ पॉइंट, फॉलो एबीसी कैटेगरी। एबीसी? अरे भाई अभी तो बताया था पॉइंट नंबर 3 एबीसी, फिर से एबीसी? हाँ, मतलब फॉलो एबीसी एनालिसिस। अरे बहुत से टीचर तो कहते हैं ये स्कैम है, बहुत से टीचर तो अपोज करते हैं इसको, डोंट फॉल फॉर इट, एबीसी एनालिसिस इज अ स्कैम। और अगर करें तो किसकी करें? एनी सजेशंस?
रुको जरा, सब्र करो। हाँ, आई हैव सम सजेशंस। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI खुद प्रोवाइड करता है वेटेज शीट। आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, चेक करोगे। सो इट प्रोवाइड वेटेज शीट फॉर ऑल 3 लेवल्स, बीट इंटर, फाइनल और फाउंडेशन। अच्छा, तो ICAI की वेटेज को फॉलो करें। जो चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं उनको सबसे पहले रिवाइज करो। पर अगर वो बहुत मुश्किल हो या बिल्कुल आता ही ना हो तो क्या करें? हाँ, तो इस केस में यू हैव टू सेग्रीगेट चैप्टर्स इनटू हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी बेसिस। अब ये हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी क्या होता है भाई? हाई प्रायोरिटी विल इंक्लूड जो चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स कैरी करते हो और साथ साथ आपको आते हो, या थोड़ी सी एफर्ट्स कर लो आप तो आपको आ जाएं। और लो कैटेगरी क्या होते हैं? लो कैटेगरी विल इंक्लूड्स दोज चैप्टर्स जो कम मार्क्स कैरी करते हैं, मुश्किल भी हैं, या आपको आते भी ना हो। आई एग्री कि सारे सिलेबस को करना ही बेस्ट रहता है, पर कितना भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। इंस्टेड आई विल से बहुत कुछ छूट जाता है भाई। सो अगर टाइम नहीं है और कुछ छोड़ना ही है तो वो छोड़ो ना जो लो प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं। इससे होगा क्या कि हम 70% एफर्ट से ही 90% पेपर कवर हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, ICAI जो वेटेज शीट देता है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CA का जो इंस्टीट्यूट है, वो जो वेटेज शीट प्रोवाइड करता है, उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें वो यूनिट वाइज देता है, यानी कि 2 3 4 5 6 चैप्टर को एक साथ कलेक्ट करके वो बताएगा कि भाई इतने मार्क्स के आते हैं ये। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि VSI जयपुर नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे टीचर है RC शर्मा, CA RC शर्मा। वो ABC एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं एग्जाम से पहले, हर 6 महीने से पहले वो लोग एक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए। सो आप उसको वहां से एक सजेशन ले सकते हो, एक रेफरेंस ले सकते हो आप वहां से कि चैप्टर को सेग्रीगेट कैसे करें ABC। बट हाँ, ये आपको खुद ही करना है, क्योंकि आपके लिए जो मुश्किल हो सकता है वो दूसरे के लिए ईजी हो सकता है, आपके लिए जो ईजी है दूसरे के लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये खुद करना है, आप वहां से सजेशन ले सकते हो एक। ओके, सो विद दिस नोट, दिस इज सचिन, CA फाइनल स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और DM मी इन माय इंस्टा ID, Sachin Gupta।